गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर पॉलिटिकल साइंस क्लास। बच्चे, हम लोगों ने हमारा 9th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। और आज ग्लोबलाइजेशन चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। कॉन्सिक्वेंसेस हमने कल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े थे और आज हम लोग कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस को पढ़ेंगे। The consequences of globalization are not confined only to the sphere of politics and economy. Globalization affects us in our home, in what we eat, drink, wear, and indeed what we think. It shapes what we think are our preferences. The cultural effect of globalization leads to the fear that this process poses a threat to the cultural world. It does so because globalization leads to the rise of a uniform culture, or what is called cultural homogenization. The rise of a uniform culture is not the emergence of a global culture. What we have in the name of global culture is the imposition of Western culture on the rest of the world. सी कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस ना सिर्फ ये नहीं है कि भाई पॉलिटिक्स से इकोनॉमी के अंदर पाए जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज देयर इन व्हाट वी ईट, व्हाट वी थिंक, व्हाट वी वियर, व्हाट वी ड्रिंक ऑल्सो। कल्चरल इफेक्ट का मतलब क्या है कि भाई ये जो कल्चरल कॉन्सिक्वेंस है ना ग्लोबलाइजेशन का, ये पूरे वर्ल्ड के अपने कल्चर्स पर एक थ्रेट की तरह सामने आता है। और इस चीज़ को इट इज़ बिकॉज ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर। यूनिफॉर्म कल्चर राइज होता है, इसको कहते हैं कल्चरल होमोजिनाइजेशन। जो यूनिफॉर्म कल्चर इज़ नॉट द इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल कल्चर। जो ग्लोबल कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर है। असल में ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि सेम एक कल्चर हो गया, नहीं, हम लोग अपनी कंट्री के कल्चर को छोड़ के ग्लोबल कल्चर्स को अपना रहे हैं। याद है जब हमने यूएस हेगेमनी चैप्टर पढ़ा था, हमने ब्लू जीन के बारे में बात की थी कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस है। सी ये जो कल्चर है, इन्फ्लुएंस तो हमने सॉफ्ट पावर का था, हमारे ऊपर कल्चरल पावर का था, लेकिन द थिंग इज़ कि कहाँ से आ रही है वो सब। या ये मैकडोनल्ड्स जो तुम्हारा बना हुआ है, ये कहाँ से, ये मैकडोनलाइजेशन क्या है? ये बर्गर यानी कि ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ वही मैकडोनल्ड का ही बर्गर खा रहे हैं, हम लोग बर्गर खा रहे हैं अलग अलग जगह का, अलग अलग वेराइटी का खा रहे हैं। तो ये बर्गर जो अलग अलग वेराइटी के आ चुके हैं ना, ये मैकडोनलाइजेशन होगी एक तरह से। एक ब्रांड इतना ज़्यादा हावी हो चुका है कि अदर्स आर फॉलोइंग इट इन देयर ओन वे। अपने कल्चर को भी एक्सेप्ट कर रखा है उन्होंने। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मैकडोनल्ड्स का ही बर्गर बना रहा है, मैकडोनल्ड्स जैसे भी बर्गर बना रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अलग तरह से बर्गर्स भी बना रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट किसका, ये बर्गर शुरू कैसे हुआ, फेमस कैसे हुआ, मैकडोनल्ड्स करके। यही सेम कंसेप्ट है किसका, ब्लू जीन का। कहता है ये डेंजरस है, सिर्फ अपनी कंट्री के लिए नहीं, पुअर कंट्री के लिए नहीं, बल्कि फॉर द होल ह्यूमैनिटी। एट द सेम टाइम इट वुड बी मिस्टेक टू अज्यूम दैट कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर ओनली नेगेटिव। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कल्चर्स आर नॉट स्टैटिक थिंग्स। कल्चर एक स्टैटिक थिंग नहीं है। सारे कल्चर्स जो हैं दे एक्सेप्ट आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस ऑल द टाइम। सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आर नेगेटिव बिकॉज दे रिड्यूस आवर चॉइसेस, बट समटाइम्स external influences simply enlarge our choices and sometimes they modify our culture without overwhelming the tradition. देखो सीधी सी बात है, बर्गर इज नो डाउट इज नो सब्सटीट्यूट और मसाला डोसा। बर्गर है लेकिन मसाला डोसा को कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, एंड देयरफॉर कोई रियल चैलेंज भी नहीं है। अगर मैं ब्लू जीन की बात करूँ तो ठीक है, ब्लू जीन इज ग्लोबलाइज्ड कंसेप्ट, लेकिन इज अ वेस्टर्न कंसेप्ट, लेकिन वी आर इन ट्रेडिशनल टाइम्स वी यूज्ड टू वेयर धोती कुर्ता। आज हम वो कुर्ता एंड ब्लू जीन भी डालते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, जो नया वेस्टर्न कल्चर आया, जो ग्लोबलाइज्ड कल्चर आया, उसका क्या हुआ, उसको हमने एक मैशअप बना लिया। किसका, पुराने गाने और नए गाने का मैशअप बनाना, वो है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन बेसिकली। जो रीमेक्स हैं, ये रीमेक क्या है, ये रीमेक्स आजकल गानों के रीमेक्स आते हैं, ये रीमेक क्या है, पुराने गाने जो गाए गए हैं उनके रीमेक्स आ रहे हैं। क्या नया म्यूजिक है, कल्चरलाइज्ड म्यूजिक है, ग्लोबलाइज्ड म्यूजिक है। पॉप म्यूजिक के अंदर हम लोगों ने पुरानी लिरिक्स को ऐड ऑन कर दिया है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पुराने ऐसे गाने आएंगे तो पुराने गाने सुनेगा कोई नहीं, नो, पुराने गानों का मैशअप है। इट इज़ नो, यू नो, इट कैन नॉट बी कम्पीटेड और इट कैन नॉट रिप्लेस, बट what it can do is it can have a mashup on the economy. तो खादी कुर्ता जो है, अब हम ये भी देख सकते हैं कि अमेरिका तक में खादी कुर्ता लोग डाल रहे हैं। When cultural homogenization is an aspect of globalization, the same process also generates precisely the opposite effect. Opposite effect भी आता है उसका, ये कि एक जो कल्चर्स हैं, ईच कल्चर बिकमिंग मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव, बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। लाइक कुर्ता जीन तो कंसेप्ट ठीक है, होमोजेनाइजेशन होगी वो,
लेकिन हेट्रोजेनाइजेशन का कंसेप्ट है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ मतलब जैसे साड़ी डालने की जगह डायरेक्ट जीन डाली जा रही है, वो वाला कंसेप्ट जो डिफरेंस आएगा वो किस में आएगा, कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन में। इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, वी सेड दैट ग्लोबलाइजेशन हैज अकर्ड इन अर्लियर पीरियड्स इन हिस्ट्री इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. Flows pertaining to the movement of capital, commodities, ideas and people go back several centuries in human history. ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम लोग बात करें तो वही ग्लोबलाइजेशन इज दैट ओनली कि फ्लोज है किसका, मूवमेंट है कैपिटल का, कमोडिटीज़ का, आइडिया का या लोगों का. कॉलोनियल पीरियड के अंदर एक कंसिक्वेंस था ब्रिटेन के इम्पीरियल एम्बिशंस का. इंडिया एक्सपोर्टर बना प्राइमरी गुड्स का. इंडिया ने रॉ मटेरियल भेजना शुरू कर दिया एंड अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. रॉ मटेरियल आता था, रॉ मटेरियल इंडिया भेजता था, रॉ मटेरियल भेजने के बाद वही गुड जो है वहाँ पे प्रॉपर्ली मैन्युफैक्चर होता था और मैन्युफैक्चर होकर फिनिश्ड गुड बन के हमारे पास आता था. आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस विद ब्रिटिश, वी डिसाइडेड टू मेक थिंग्स आवरसेल्व्स रादर देन रिलाइंग ऑन अदर्स. अब हमने क्या कोशिश की कि अब हम हर चीज़ को खुद बनाएंगे, किसी और कंट्री पर रिलाय नहीं करेंगे. हमने ये भी बोला, ये भी डिसाइड किया कि नॉट टू अलाउ अदर्स टू एक्सपोर्ट टू अस, दैट आवर ओन प्रोड्यूसर्स कुड लर्न टू मेक थिंग्स. और इसको बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म, यानी कि अपने कल्चर को, अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना इज नोन एज प्रोटेक्शनिज्म. वाइल सब धीरे धीरे एडवांसेस हुए क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे कि हेल्थ और हाउसिंग सेक्टर जो हमारा था, या एजुकेशन सेक्टर था, इंडिया के लोग उसको इतनी अटेंशन नहीं दे पा रहे थे, उतना उस पर वर्क नहीं कर पा रहे थे. इसलिए हम लोगों को क्या, जिससे क्या होता है, इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो कम हो रही थी. तो हम लोगों को क्या करना पड़ा, इन कंसेप्ट में ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट को मिक्स करना पड़ा. 1991 में responding to a financial crisis and the desire for higher rates of economic growth, India embarked on a program of economic reforms that has sought increasingly to deregulate various sectors including trade and foreign investment. 1991 liberalization की पॉलिसी को अपनाया गया और एक अल्टीमेट टेस्ट किया गया. हाई ग्रोथ रेट नहीं हुआ जिससे हमारा, तो हमने उसको 1991 में वापस चेंज किया, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया कि येस आवर कंट्री इज़ नाउ लिबरलाइज्ड. और लिबरलाइज्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है कि देयर इज़ नो ट्रेड, नो सच ट्रेड बैरियर कि कोई भी हमारी कंट्री, कोई भी कंट्री हमारी या फिर कोई इकोनॉमी हमारी कंट्री में आ सकती है एंड कैन हैव ट्रेड विद आवर ओन इकोनॉमी, एंड दैट इज़ नोन एज द कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन. या हमारे यहाँ MNCs का कंसेप्ट शुरू हुआ और उससे हम लोगों को इतना भी पता लगा कि यूजुअली हमने एक एग्जांपल भी 10th में पढ़ा था कि सपोज लोकल जो शू है उसको एक MNC परचेज कर लेती है और उसके ऊपर अपना ब्रांड टैग लगाकर उसको हायर रेट्स पर बेचती है. तो इंडिया को कहीं ना कहीं फ़ायदा भी हुआ कि उसके जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे, वो लोकल प्रोड्यूसर्स का सामान कौन खरीदना शुरू हो गया, जो MNCs थी वो खरीदना शुरू किया. जब MNCs ने उनको खरीदना शुरू कर दिया तो अल्टीमेटली हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को इतना ये फ़ायदा हुआ कि उनकी बल्क में चीज़ बिकनी शुरू हो गई. तो अब आगे जो बात है हम लोग करेंगे रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, ये बात हम लोग करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, थैंक यू, स्टे सेफ.